जो फीमेल्स होती है, जो महिलाएं होती हैं, उनकी बॉडी में जो नीचे की तरफ, पेट के नीचे की तरफ जो है गर्भाशय होता है और उसके बगल में 2 अंडाशय होते हैं जो ओवरीज होती हैं। ये हमारा जो प्रजनन सिस्टम है उसका एक अंश है। जब जो अंडाशय होते हैं उसमें जो है अनियंत्रित ग्रोथ होने लगती है और वो बढ़ने लगते हैं और आसपास के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और उसमें से छोटी छोटी कोशिकाएं जो है टूट के पूरे पेट भर में फैलती हैं और कहीं ना कहीं बॉडी में भी पूरा फैलने लगती हैं। जब इस तरह की बीमारी बनती है तो उसको कैंसर कहा जाता है और जब ये अंडाशय से शुरू होती है तो वो अंडाशय का कैंसर कहलाता है। ये अंडाशय का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका लक्षण बहुत जल्दी पता नहीं चलता क्योंकि इसके बहुत क्लियर लक्षण नहीं आते हैं। सिमिलरली अगर ये गर्भाशय का कैंसर होता है तो शुरू में ही ब्लीडिंग होने लगती है और तुरंत पता चल जाता है। लेकिन अंडाशय का कैंसर हम लोग एक इंसिडियस ऑनसेट कहा जाता है हमारे जो मेडिकल टर्म में। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, धीरे धीरे ये फैलता रहता है और मरीज़ को पता भी नहीं चलता है उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। जो शुरुआती उसके जो सिम्टम्स या उसके जो लक्षण होते हैं, उसको पेट में एक भारीपन महसूस होता है, उसको गैस सी बनती है और दवा खा के चलता रहता है, उसको लगता है कि वो बदहजमी हो रही है और गैस बन रही है। जब चीज़ें एक लिमिट से आगे बढ़ जाती है और उसके बर्दाश्त से बाहर होती है तब वो डॉक्टर के पास आता है। तब हम लोग जो जांचें करते हैं तब उसमें पता चलता है कि अरे इसमें तो जो है दिक्कत बढ़ रही है और अंदर ये सिचुएशन बन रही है। तो अंडाशय के कैंसर में यही दिक्कत है कि शुरुआत में उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके कोई बहुत स्पेसिफिक या कोई बहुत वैसे मेजर सिम्टम्स नहीं होते कि बहुत तेज़ दर्द हुआ हो। और धीरे धीरे बदहजमी और गैस जैसे सिम्टम्स से प्रोड्यूस होता है और एक समय के बाद ही जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है तभी वो पकड़ में आता है। ये ओवेरियन कैंसर के 2 प्रमुख कारण हैं। 25-30% केस में ये आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक का मतलब यह है कि उस फैमिली में जो है जेनेटिक कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसा ब्रेका जीन एक है जो काफ़ी कॉमन जीन है इस कैंसर के लिए। तो इसमें डीएनए डैमेज होता है और उसका जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो उस फैमिली में डिस्टर्ब रहता है। जिन फैमिली में ये जीन म्यूटेशन रहती है उनमें जो है स्तन कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं और 35-40 की एज तक आते आते लगभग सभी फीमेल्स में या तो स्तन कैंसर हो जाता है या ओवेरियन कैंसर हो जाता है। इसके अलावा और भी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ है जो ओवेरियन कैंसर या अंडाशय का कैंसर कॉज करती हैं। ये 25 से 30% केस में होता है। जो बाकी बचे जो हैं 70-75% केसेस हैं वो एनवायरमेंटल होते हैं, मतलब हमारे वातावरण में जो केमिकल्स या जो रेडिएशन फैला हुआ है, जो प्रदूषण है हमारे खान पान में, हमारे सांस लेने की हवा में, वो जो केमिकल्स हमारे बॉडी में घुसते हैं वो डीएनए डैमेज करते हैं और ये डीएनए डैमेज जब जेनेटिक लेवल पे होता है और उसका रिपेयर मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है या काम नहीं करता है तो बॉडी में कैंसर्स होने लगते हैं और अंडाशय का कैंसर भी उनमें से एक प्रमुख कैंसर है। इसका जो ऑनसेट है बड़ा इंसीडियस सा होता है। मरीज़ को शुरू में बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा होता है उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, वो कुछ और चीज़ों में ही लगा रहता है कि भाई गैस बन रही है, बदहजमी हो रही है। लेकिन जब चीज़ें एक हद से बढ़ जाती है और उसको लगता है कि नहीं दवाइयों से अब आराम नहीं मिल रहा तो वो डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर शुरू में सबसे पहला जो टेस्ट कराता है वो एक अल्ट्रासाउंड कराता है और अल्ट्रासाउंड में ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसमें कई बार जो है अंडाशय के काफ़ी बड़ा सा दिख जाता है या पेट में जो है कई सारी गांठें दिख जाती है, पेट में पानी भरा हुआ दिखता है, तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इसमें अंडाशय का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं जिसको ट्यूमर मार्कर्स, कि उसमें एक स्पेसिफिक मार्कर है अंडाशय के लिए जिसको हम लोग CA-125 कहते हैं। ये जब बहुत बड़े गया होता है तो ये भी एक आइडिया दे देता है कि हाँ ये कैंसर की सिचुएशन बन रही है या ये कैंसर बन रहा है। अंडाशय का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें एक स्पेसिफिक जो बात है वो ये है कि नॉर्मल जब बॉडी में कहीं गांठ बनती है या जैसे स्तन में हो या कहीं पे हो तो हम लोग एक सुई की जांच करते हैं जिसको FNAC कहते हैं और उस सुई की जांच में हम लोग ये देख लेते हैं भाई इसमें किस तरह के कीटाणु दिख रहे हैं, इन्फेक्शन के कीटाणु दिख रहे हैं या कैंसर के कीटाणु दिख रहे हैं और ये जांच में कंफर्म हो जाता है। लेकिन अंडाशय का कैंसर एक ऐसा कैंसर जिसमें ये जाँच हम लोग बिल्कुल नहीं कराते। वो इसलिए है कि अंडाशय का कैंसर जो है, अंडाशय गुब्बारे की तरह होता है, उसमें कुछ एरिया लिक्विड मतलब पानी भरा होता है, कुछ एरिया में सॉलिड एरियाज होते हैं। जब भी हम उसमें एक सुई लगाएंगे, उसमें छेद करेंगे तो ये पानी रिसेगा। अगर ये पानी रिसेगा तो अगर कैंसर होगा अंदर तो वो कैंसर के साथ, ये पानी के साथ कैंसर भी पूरे पेट में फैलेगा। तो जब भी अंडाशय में कैंसर का हम लोग सस्पेशन करते हैं तो हम लोग सिर्फ इमेजिंग मतलब अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन देख के और जो ब्लड टेस्ट मैंने आपको बताया उसी के बिना पे, शक के बिना पे ही आगे बढ़ते हैं और उसका फिर जो इलाज होता है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है वो ऑपरेशन होता है।
ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग सबसे पहला जो स्टेप होता है वो शक के बिना पे ही होता है। जब शुरुआती बीमारी दिखती है या बीमारी ज़्यादा फैली हुई नहीं दिखती है और ओवरी के अंदर ही सीमित दिखती है तो उसमें हम लोग ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। नॉर्मली अगर बॉडी में कहीं और गांठ बनती है तो एक सुई की जांच होती है, FNACO करा के हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि इस गांठ में कैंसर है या नहीं है। लेकिन ओवेरियन कैंसर क्योंकि एक गुब्बारे की तरह है, उसमें पानी भी भरा होता है, कुछ सॉलिड एरियाज भी होते हैं, तो उसमें ये सुई वाली छेड़छाड़ नहीं करी जाती है, क्योंकि सुई उसमें हम लगाएंगे तो उसमें से पानी रसेगा और अगर ये ओवरी के अंदर सीमित है तो ये पानी पूरे पेट में फैलेगा और इस पानी के साथ कैंसर भी पूरे पेट में फैलने की गुंजाइश रहती है। तो बिना छेड़छाड़ किए शक के बिना पे ही आगे बढ़ा जाता है और उसमें सबसे पहला काम जो होता है वो ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में अगर मरीज़ की उम्र कम है और वो आगे फैमिली चाहता है और बीमारी सीमित दिखती है तो दोनों ओवरीज निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, गर्भाशय निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जिसमें बीमारी है उसको निकाल लिया जाता है। साथ में जो है पेट के अंदर एक चर्बी की झिल्ली होती है, पूरी पेट को जो कवर करती है, जो मेंटम कहते हैं, वो निकाला जाता है और साथ में आसपास छोटी छोटे गर्भाशय के आसपास छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनको लिम्फ नोड कहते हैं, वो निकाल लिया जाता है। इसके अलावा अगर पेट के अंदर कहीं भी छोटी मोटी गांठ दिखाई दी तो उसको भी साथ में निकाल दिया जाता है। अगर फैमिली कंप्लीट होती है तो इसके ओवरी के अलावा दूसरी ओवरी और गर्भाशय दोनों ही निकाल के पूरा कंप्लीट कर देते हैं सर्जरी को। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फैमिली नहीं कंप्लीट है और लेडी की उम्र कम है और आगे फैमिली चाहती है और अगर बीमारी ज़्यादा फैली नहीं है तो फर्टिलिटी स्पेयरिंग, मतलब गर्भाशय और एक ओवरी बचा के उसकी आगे की ज़िंदगी को भी हम लोग सिक्योर कर सकते हैं कि भाई आगे की ज़िंदगी भी नॉर्मल हो सके और आगे उसके जो है संतानें भी हो सके। अगर बीमारी ज़्यादा फैली हुई दिखती है, जैसे कि पेट में पूरा पानी भरा हुआ है और पेट भर में पूरी गांठें ही गांठें फैली हुई हैं या लंग्स में या चेस्ट में भी, छाती में भी पानी भर गया होता है, तो ऐसी बीमारी को हम लोग लोकली एडवांस्ड या मेटास्टेटिक कहते हैं। इसमें जो इलाज होता है उसमें सबसे पहला काम यही होता है कि दवाओं के रास्ते, दवाओं के सहारे, दवाओं मतलब कीमोथेरेपी के सहारे बीमारी को थोड़ा सा श्रिंक कर ले, कम कर ले, जिससे कि आगे का प्रोसीजर आसान हो जाए। तो इसमें पहले जो है हम लोग कीमोथेरेपी से स्टार्ट करते हैं। कई बार कीमोथेरेपी के साथ हम लोग टारगेटेड थेरेपी भी ऐड करते हैं जिससे कि और बेटर रिस्पॉन्स मिले। और एक बार जब बीमारी श्रिंक हो जाती है, जो अंदर गांठें हैं वो छोटी हो जाती हैं, जो छाती का पानी है वो सूख जाता है या पेट का में जो पानी भरा हुआ है सूख जाता है, तो फिर ऑपरेशन करके जो मैक्सिमम जितना निकल सकता है पूरे पेट में, जितना भी फैली हुई बीमारी हो उसका जो मैक्सिमम निकाल सके। और मैक्सिमम निकालने का हमारा टारगेट ये रहता है कि बीमारी हमें जो भी दिख रही है उतना हम कम से कम निकाल दें। तो जो बची हुई बीमारी है उसको मैक्सिमम निकाल दिया जाता है और इसके बाद फिर आगे की जो कीमोथेरेपी वगैरह है वो कंप्लीट करी जाती है। तो इस सिस्टम को हम लोग NACT फॉलोड बाई सर्जरी कहते हैं। मतलब पहले आपने कीमोथेरेपी दी, बीमारी कम कर ली और उसके बाद ऑपरेशन करके बाकी निकाल दिया और फिर बची कुछ बीमारी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, जो आंखों से नहीं दिख रही है, उसको भी कीमोथेरेपी से ख़त्म किया। ये पूरा करने के बाद अगर बीमारी मदद दोबारा नहीं होती है, रेकरेंस नहीं होता है, तो पेशेंट फॉलोअप में चलता रहता है। बीच में उसको बुला के उसका चेकअप होता है। जो ब्लड टेस्ट मैंने बताया CA 125 का, वो करते रहते हैं, उसकी मात्रा देखते रहते हैं कि बढ़ रहा है या घट रहा है, और एक इमेजिंग अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन करा के तसल्ली करते रहते हैं कि हाँ बीमारी सब क्लियर है। अगर दोबारा से बीमारी होती है, दोबारा से गांठें बनती है पेट के अंदर या पानी भरता है, तो कई बार ये पूरा प्रोसीजर या प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना होता है और उसमें फिर आगे जो दवाइयाँ चलती हैं तो काफ़ी लंबे समय तक कैंसर की दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है। पुराने ज़माने में जो गर्भ निरोधक गोलियाँ थी उसमें एक हार्मोन जो एस्ट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो कई बार जो है स्तन कैंसर और जो अंडाशय का कैंसर और गर्भाशय का कैंसर कॉज करती थी। लेकिन आज की तारीख में जो गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं वो काफ़ी सेफ़ है, उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिव भी हैं और ये जो कैंसर वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अब नई जो गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं उनमें नहीं होते हैं। तो ये भ्रम कोई ना पाले कि गर्भ निरोधक गोलियाँ खाने से कैंसर हो सकता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ओवेरियन कैंसर प्रिवेंट करने के दो तरीके हैं। एक जो मैंने आपको बताया कि जो ये कैंसर है ये कई बार आनुवांशिक होता है, तो जिन केसेस में या जिन फैमिलीज़ में कई लोगों को कम उम्र में ओवेरियन या स्तन कैंसर की शिकायत रही है, उन फैमिलीज़ में जितने भी जो हैं लेडीज़ हैं उन सबको जेनेटिक टेस्टिंग करानी होती है। और ये जेनेटिक टेस्टिंग जिसमें भी पॉजिटिव आती है उनमें फिर कैंसर के रोकथाम के लिए या तो दवाइयाँ चलती है या कई बार अगर फैमिली कंप्लीट होती है तो दोनों अंडाशय निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है।
तो अगर समय रहते ये टेस्ट हो जाए और चीज़ें क्लियर हो जाए और दवाइयाँ या ऑपरेशन हो जाए तो फिर आगे जो है ओवेरियन कैंसर फिर प्रिवेंट किया जा सकता है, इसका रोकथाम किया जा सकता है। कैंसर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कैंसर अगर सही समय पर डिटेक्ट हो जाए तो उसका इलाज बहुत ही आसानी से, बहुत ही कारगर तरीके से किया जा सकता है। ये हमारी एक भ्रांति है कि हम लोग कैंसर से डर जाते हैं और उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के इलाज में भी दिक्कत आ जाती है और उसका फिर सही नतीजा भी नहीं मिल पाता। तो अगर कोई भी लक्षण कैंसर का आपको दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, एक हेल्दी